तैयारी एचक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ष 1956। जीके जीएस अगर आपको लर्न करनी है तो टाइमलाइन आपको आनी चाहिए ठीक से कि किस पर्टिकुलर ईयर में कितनी सारी इवेंट ऐसी थी, कितने सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप तैयारी के उतने अच्छे फेज में अभी पर पहुंच पाए हैं, तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बिना देरी किए हुए सबसे पहले इस ईयर को स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1956 में। इस समय पर पॉलिटिकल सिनारियो अगर आप देखेंगे तो देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, वो है जेएल नेहरू जी। 1956 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल सिनारियो हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है स्टेट्स जो रीऑर्गेनाइज की गई थी हमारे यहाँ पर, यानी राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था, उसको लेकर कानून पास हुआ था 1956 में, ठीक है। इसको बोलते थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 को और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना था। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया गया है कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था वर्ष 1953 में, ठीक है। और जो ये आयोग बना था जिसने इसकी सिफारिश की थी, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसी वजह से इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। अच्छा, जो अंग्रेज थे वो पहले रूल कर रहे थे आजादी से पहले, तो वो हमारे देश में जो स्टेट्स थी, जो राज्य थे, इनको भाषाई आधार पर नहीं डिवाइड किए हुए थे। उन लोगों ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, जहां से उनको प्रशासन चलाना थोड़ा आसान रहता था, उस आधार पर उन्होंने स्टेट्स का बंटवारा किया हुआ था भारत में। और उन्होंने सभी की सभी जो स्टेट्स थी उनको 4 श्रेणियों में बांटा था, ए, बी, सी और डी। अगर एग्जाम में पूछा जाए या डिटेल क्वेश्चन जब आपसे यूपीएससी वगैरह में पूछे आते हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि जब कभी किसी स्टेट की या भारत में मल्टीपल स्टेट्स की बाउंड्री चेंज की जाती है, उनके नाम बदले जाते हैं, तो संशोधन करना होता है संविधान में। तो संविधान में संशोधन किया गया था आर्टिकल नंबर 1 में, 3 में और 4 में, ठीक है। पहली शेड्यूल में, इन सब में, और 4th शेड्यूल में संशोधन किया गया। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, सबऑर्डिनेट के एग्जाम में आई थिंक आया था, पूछा गया था कि कौन सा संविधान संशोधन था जो भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन में यूज किया गया था। तो याद रखना, 7वां संविधान संशोधन जो था ये किया गया था। पहला संविधान संशोधन वर्ष 1951 में ही हो चुका था। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आप अगर देखोगे पूरा जो मैं लेक्चर कराता हूं तो आपको चीजें बेहतर लगेंगी। अगला क्वेश्चन है एलआईसी की स्थापना। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना न जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है कि इसकी स्थापना कब हुई, इससे जुड़े हुए जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आते हैं। और रिसेंटली अभी एक संशोधन भी किया गया है, तो इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है स्टैटिक क्वेश्चन होने के तौर पर। एलआईसी की स्थापना की बात करें तो 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1956 में 1 सितंबर को ये बिल पास किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। स्वामित्व की बात करें कि इसकी ओनरशिप किसकी है, तो भारत सरकार इसकी ओनरशिप, उसके अलावा प्रशासनिक जो मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, और ये सारे इसके ओनर्स हैं। उसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको देनी होती है, यानी किसके प्रति जिम्मेदार हैं, तो ये संसद के प्रति जिम्मेदार हैं। फिलहाल तो मैं है ही कहूंगा, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे चीजों को तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैंने एक आपको फैक्चुअल तथ्य डाला हुआ है। क्या डाला हुआ? रिसेंटली पार्लियामेंट पास्ड द लोकसभा बीमा सबकी रक्षा बिल एक पास किया गया है, जिसके तहत क्या किया गया है कि जो एफडीआई है उसकी सीमा को बढ़ा करके 100% तक कर दिया गया, ठीक है, इंटायर इंश्योरेंस सेक्टर में। और ये इफेक्टिव हो गया है अर्ली 2026 से, यानी 2026 के शुरुआत से ये प्रभावी हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था कि भारत में जो बीमा कंपनियां थी उनमें कैप लगी हुई थी कि इससे ज्यादा आप एफडीआई नहीं डाल सकते। तो अधिकांशतः जो कंपनियां थी, यानी बड़ी जो कंपनियां थी, जैसे एलआईसी बड़ी कंपनी है देश की, क्योंकि इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, तो ये भारत सरकार की ओनरशिप में ही कंपनियां, उनकी देखरेख में ही कंपनी चलती थी। अब चूंकि एफडीआई जो है ना इसमें 100% हो चुकी है, और आपको पता है कि अगर किसी भी कंपनी में 51% शेयर अगर प्राइवेट हो गए तो कंपनी सरकारी रहती नहीं है, ठीक है। तो इस बात के हाईली चांसेस हैं कि जैसे जैसे भारत सरकार अपनी शेयर इसमें कम करेगी और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो शेयर अपने बढ़ाएंगे, तो ये कंपनी सरकारी ना होकर के प्राइवेट हो जाएगी। तो ऊपर जो पॉइंट दिए गए थे कि स्वामित्व किसका है, भारत सरकार का, प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, हो सकता है कि आगे जाके चेंज हो जाए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? कानून कब पास हुआ? तो 1956 में कानून पास हुआ था। याद रखना, इस कानून में क्या क्या किया गया था? जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जनता के हितों की सुरक्षा करनी थी।
और जो निजी बीमा कंपनियां थी इन पर रेगुलेशन लानी थी, नियंत्रण करना था। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी लास्ट टाइम पूछा गया था कि वर्ष 1956 में जब एलआईसी का गठन हुआ तो कितनी कंपनियों का मर्जर किया गया था। तो कुल 245 निजी जो जीवन बीमा कंपनियां थी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी, इन सभी को मर्ज करके और एक कंपनी बनाई गई थी, इसका नाम था एलआईसी। आई थिंक आपको एलआईसी से जुड़े हुए सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पता चल गए होंगे। रिसेंटली जो क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, उसके अलावा अब एफडीआई की सीमा कितनी तक हो चुकी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हाईली पॉसिबल है। तो बिना किसी झिझक के इस क्वेश्चन को याद ही रखना है। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम भी पूछा गया था, पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये किस मॉडल पर आधारित थी। मैं समझाता हूं इसके बारे में, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था ये 1956 से लेकर के 1961 तक के बीच में रहे, 5-5 वर्ष के प्लान बनाए जाते थे। और जो 5 ईयर प्लानिंग है ये हमने रशिया यानी उस समय पर यूएसएसआर से ग्रहण की थी। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान FYP जो है ना, ये 1956 टू 1961 तक रहे थे। पहली जो क्वेश्चन इसमें आती है वो क्या आता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ये किस मॉडल पर आधारित था। सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये योजना आधारित थी। क्या था ये मॉडल, इस मॉडल के बारे में अगर बताएं तो ये सोशलिस्टिक पैटर्न पर आधारित था। ठीक है, यानी समाजवादी जो पैटर्न था उस पर आधारित था। इसी पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़े बड़े काम किए गए थे, जैसे हैवी इंडस्ट्रीज जो है ना, इनका विकास किया जाना था, पब्लिक सेक्टर का विस्तार करना था, औद्योगिकरण का दीर्घकालिक विकास पर फोकस करना था, यानी लंबे लंबे प्लान बनाने थे, मल्टीपल योजनाएं लानी थी। अब इसका परिणाम क्या मिला, इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुख्य कंपनियां खोली गई। कौन कौन सी, जैसे भेल आपने देखा होगा, स्टील प्लांट जो है ना वो खोला गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट खोला गया। उसके अलावा अब देखो हैवी इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो वो उन उद्योगों की बात होती है जो आज के समय पर अगर हम देखेंगे तो महारत्न कंपनियां हैं या नवरत्न कंपनियां हैं, इस तरह की जो कंपनियां हैं इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस्पात क्षेत्र में यानी स्टील उद्योग में बहुत काम किया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। उसके अलावा मशीन निर्माण, भारी उद्योग, सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो PSUs है देश के, उन पर सब पर ध्यान केंद्रित किया सरकार ने कि इनको सबको विकास में लाना है, इनको सबको बढ़ाना है ताकि देश में रोजगार बढ़ सके। उसके अलावा जो औद्योगिक निर्भरता है ये दूसरे देशों पर थोड़ी कम की जा सके। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत याद रखना। क्या महत्वपूर्ण है कि एक क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम पूछा गया था, वो ये था कि आधुनिक इस्पात उद्योग की नींव किस 5 ईयर प्लान में रखी गई थी, तो आपको आंसर देना होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। पीसी महालनोबिस इस डिजाइन करता थे, उनके देखरेख में योजना बनाई गई थी। और आप जानते हैं जो प्लानिंग कमीशन होता है उसके होता था, अभी तो नीति आयोग बन चुका है, तो उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, सुपर इंपॉर्टेंट है। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, 1956। अब ये कानून क्या था, बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो हिंदू उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी जो राइट्स थे इनको स्पेसिफाई किया गया था, इनको क्लियर किया गया था कि किसको किसको क्या क्या राइट्स होंगे हिंदुओं में। जब हम बात हिंदू की करते हैं तो हिंदू में कौन कौन लोग, यानी हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इन लोगों को शामिल करके कानून बनाया गया था, यानी इन लोगों पर यह कानून लागू हुआ था। समाज के, भारत के या भारत में रहने वाले जो अन्य रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं हुआ था। उनमें कौन कौन आए थे, उनमें आए थे मुस्लिम, ईसाई, पारसी। इन लोगों पर ये कानून अभी भी लागू नहीं है। प्रॉपर्टी राइट्स के जो कानून है हिंदू उत्तराधिकार वाले, वो इन पर लागू नहीं हो पाए। अब इसको समझते हैं पूरे कानून को। एक्ट का नाम था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का, लागू हुआ था 1956 में 17 जून को। ठीक है, क्षेत्राधिकार की बात करें तो किन किन लोगों पर लागू हुआ था, तो मैं एज यूजुअल बता चुका हूँ। हिंदू का जितने भी सेक्ट हैं, मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इनको हिंदुओं में एक काउंट करते हैं, तो इन पर ये कानून लागू हुआ था। ठीक है, अच्छा, उद्देश्य क्या था कि संपत्ति का जो उत्तराधिकार है उसको समान और कानूनी बनाना। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशन चलती थी, परंपरा की संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर या पिता की राजगद्दी पर हमेशा बड़े बेटे का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये सब मिथक तोड़े गए थे। बेटियों को अधिकार प्राप्त नहीं था, इसको खत्म किया गया था। महिलाओं को अधिकार प्रॉपर्टी में प्राप्त नहीं था, ये सब खत्म किया गया था। ठीक है, महिलाओं को उत्तराधिकार में अधिकार दिया गया। उसके अलावा जो रूढ़िगत कानून थे उनको समाप्त कर दिया गया। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं। क्या आते हैं कि जो बेटियां थी, पुत्री हैं, उनको भी उत्तराधिकारी मान लिया गया। ठीक है, विधवा को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ऐसा पहले होता था कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो हालांकि उसके जो हस्बैंड उसका खत्म हो गया, उसका तो हिस्सा था ही,
कई केस में तो ये भी देखने को मिलता था उसको भी हिस्सा नहीं मिलता था। तो ऐसे में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुआ करती थी। तो जो विधवा है उनको भी अधिकार दिया गया था इसी कानून में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था। ठीक है, बेटी की शादी जो है ना, अगर वो कर दी गई है तो वो मायके में उसके अधिकार को खत्म कर देती थी, प्रॉपर्टी राइट्स को, इसको भी रोक दिया गया। यानी अगर कोई लड़की की शादी हो जाती है और उसको ससुराल पक्ष में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती या उसको घर वाले वहां से निकाल देते हैं ससुराल पक्ष वाले, तो वो अपने मायके में प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है। ये सारे के सारे कानून जो है ना उस समय पर पास किए गए। ठीक है, शामिल क्या नहीं है तो मैं बता चुका हूं कि मुस्लिमों पर, ईसाइयों पर और पारसी पर यह कानून लागू नहीं किया गया था। आदिवासियों पर इस कानून को बहुत सीमित तरीके से लागू किया गया था। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण संशोधन की बात करें तो बाद में संशोधन मल्टीपल टाइम्स लाए गए हैं। 2005 का संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो बेटियां है ना उनको उन पर ज्यादा फोकस किया गया था। यानी क्या हुआ कि उन पर एक बात तय कर दी गई कि इन बेटियों को अधिकार जो है ना वो जन्म से दिया जाएगा। ठीक है, जन्म से ही उनका अधिकार होगा। देखो यहाँ पर एक टर्म दी गई थी जिसको बोलते हैं कोपर्सनर। कोपर्सनर का मतलब क्या हुआ कि किसी प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति का जन्म से ही हक होना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात पर डिबेट होगी। तो ये सारे के सारे कानून जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, यानी देश को वास्तव में बिल्ड किया जा रहा था इस समय पर पार्लियामेंट के द्वारा। तो हम अगले कुछ क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं। अभी भी इस साल में बहुत सारे ऐसे कानून पास हुए जिन पर हमें ध्यान देना होगा। अगला है हिंदू अल्पसंख्यक संरक्षता अधिनियम। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अल्पसंख्यक तो वो लोग होते हैं जो भाषाई आधार पर या धर्म के आधार पर तय किए जाते हैं, और वो मतलब जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं। नहीं, यहाँ पर अल्पसंख्यक का मतलब है वो बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है, जिनको हम अवयस्क बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। उन बच्चों की कस्टडी को लेकर कानून पास किया गया था। ये अभी रिसेंटली पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अल्पसंख्यक का जो कल्याण है वो सर्वोपरि होगा, यानी वेलफेयर ऑफ माइनर। यहाँ पर आप समझ पा रहे हो अल्पसंख्यक का मतलब रिलीजियस ग्रुप और भाषाई ग्रुप से नहीं है, माइनर से, मतलब जिनकी उम्र 18 से कम है। याद रखिएगा ये कानून भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो किस पर लागू हुआ? लागू हुआ था हिंदू पर, बौद्ध पर, जैन पर और सिख पर, यानी हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी लोगों पर लागू हुआ था। किन पर लागू नहीं हुआ? एज यूजुअल मुस्लिम, ईसाई, पारसी, इन लोगों पर यह कानून लागू नहीं किया गया था। ध्यान रखिए इस कानून में क्या था। इस कानून में था क्या तो इसका बताते हैं। बच्चों के हितों की सुरक्षा करना था, वेलफेयर ऑफ माइनर्स, यानी वो बच्चे जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं उनकी जो कस्टडी है वो किसके हाथ में रहेगी, इस पर एक कानून लाया गया था। अभिभावक के अधिकारों को कानूनी रूप दिया गया। प्राचीन रूढ़ियों को समाप्त कर दिया गया। प्राकृतिक संरक्षण के तौर पर बात करी गई, यानी पिता होगा, माता होगी पिता के बाद में। ठीक है, अवयस्क पति लड़की के मामले में हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो चीजें थी उसमें स्पेसिफाई करी गई, क्लियर की गई। उसके अलावा 5 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है और 2 व्यक्तियों में यानी हस्बैंड और वाइफ में तलाक होता है तो अभिरक्षा समानता माता को दी जाएगी, ये चीज तय की गई। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था। ये कानून लागू हुआ था 25 अगस्त 1956 को। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज भी कई सारे कानून ऐसे हैं जो केवल हिंदुओं पर लागू हैं, मुस्लिमों पर लागू नहीं है। ठीक है, और शायद इसी वजह से समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो यूसीसी की बात करता है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी राय क्या है इस बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग इस बारे में और बहुत सारी चीजें जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ी क्षति हुई देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन के रूप में। 1956 में आपको पता है कि ये देश के पहले कानून मंत्री थे। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ना, इसी मुद्दे पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कि मैं बता रहा हूं ना, मैं एक चीज समझाता हूं आपको। ये बहुत विजनरी व्यक्ति थे। इनको ये बात बहुत पहले समझ में आती थी कि अगर कोई कानून बनता है तो कानून बिना किसी, देखो कोई व्यक्ति इस देश में जो जन्मा है वो किसी भी धार्मिक समुदाय का बाद में है, पहले वो भारतीय है। तो एक भारतीय होने के तौर पर जो अधिकार उस बेटी को या उस व्यक्ति को मिलने चाहिए, जैसे एक देश के नागरिक को मिलते हैं, तो कई बार वो अलग अलग जब कानून लागू होते हैं, हिंदुओं पर लागू हैं, अन्य कम्युनिटीज पर लागू नहीं है, तो अन्य कम्युनिटीज की बेटियों को अधिकार आज तक नहीं मिल पाए इस देश में। इन सब चीजों पर उन्होंने इस्तीफा दिया और अब आप समझ लीजिए, और उसके बाद उनका निधन भी हो गया, तो देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तीफा कब दिया और किस मुद्दे पर दिया, या उनका निधन कब हुआ। सामाजिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों पर इनका बहुत बड़ा योगदान था। बी आर अम्बेडकर का योगदान कोई नहीं भूल सकता है इस देश में। हम आगे बात कर लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। 65 वर्ष की आयु निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन जो इनसे एग्जाम में आया है वो क्या आया था, इनकी जो पत्नी का नाम क्या है, इनकी वाइफ का नाम क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो याद रखना, इनकी जो पहली वाइफ थी उनका नाम था रमाबाई अम्बेडकर और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था सविता अम्बेडकर। ठीक है, कहां पर निधन हुआ था तो नई दिल्ली में। पर याद रखिएगा इनका जो समाधि है वो बना हुआ है चैत्या भूमि समाधि स्थल है, नाम है समाधि स्थल का, पर ये मुंबई में बना हुआ है, महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र इनकी कर्म भूमि हुआ करती थी। अगर हम आगे बात करें तो भारतीय संविधान के ये मुख्य शिल्पकार थे। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे, अध्यक्ष थे।
इनकी बहुत सारी बुक्स जो है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिनमें से मैं समझाता हूँ। एनिलेशन ऑफ कास्ट। एनिलेशन का मतलब होता है रूट आउट कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना, जातियों को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये 1936 में उन्होंने किताब लिखी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। उसके अलावा एक बुक आई थी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, सुपर इंपॉर्टेंट। इस बुक में उन्होंने बहुत सारे, आज भी इस बुक पर डिबेट हुआ करती है, आप लोग देखते होंगे। उसके अलावा हु वर द शूद्रास, ये क्वेश्चन, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अनटचेबल्स, ये किताब भी एग्जाम में आती है। उसके अलावा बुद्धा एंड हिज धम्मा, एंड लास्ट में जो किताब बचती है वो आती है थॉट्स ऑन लैंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी जो भाषाई आधार पर डिवाइडेशन हुआ था। बिजनरी व्यक्ति थे ना, मैं बता चुका हूँ, उनको ये बात बहुत पहले समझ में आती थी कि अगर भाषाई आधार पर देश राज्य का बंटवारा होगा तो आगे जाकर क्षेत्रवाद की भावना बढ़ेगी लोगों में, जो कि दिक्कत का कारण बनेगी। तो भीमराव अम्बेडकर जी का जो योगदान है, आई थिंक इनको अगर पढ़ा जाए ठीक से, पढ़ना चाहिए हर बच्चे को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी जो विजन है वो पहुंच सकती थी। अगला सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की स्थापना। ईडी आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक बॉडी है जो हमारे देश में काम करती है आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए। हम आप इसके बारे में समझते हैं। ईडी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। यहाँ पर आप इसका पूरा नाम देख सकते हैं। स्थापना हुई थी 1956 में। अब ये काम क्या करती है, ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी वित्त मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है, और ये जो आर्थिक गतिविधियां उन पर निगाह बना के रखती है। वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसको बोलते हैं। मुख्यालय कहाँ है ईडी का, तो न्यू दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट चीज है। ईडी क्यों लाया गया, क्यों बनाया गया, समझाता हूं आपको। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो एक्ट था, फेरा इसको बोलते थे, ध्यान समझना बहुत ज्यादा। फेरा एक कानून था, इसको ठीक से लागू किया जाना था। ये कानून पास हुआ था, ये कानून था 1947 का। विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच, यानी फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीके से आप कह सकते हो, उस पर उन कानूनों को ठीक तरीके से लागू करना। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या ये कानून वही है? जी नहीं, ये कानून मल्टीपल टाइम अलग अलग वर्ष में अलग अलग समय पर ही बदलता रहा है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला कानून जो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको फेरा बोलते थे, ये 47 का बना हुआ कानून था। यहाँ पर आओगे तो 1999 में कानून पास हुआ जिसको हम लोग बोलते थे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसके अलावा फिर एक कानून बनाया गया जिसको 2002 में धन संशोधन निवारण अधिनियम बोला गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बात आप इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान कानून की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो 2002 वाला कानून है ये प्रभावी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग यानी जो काले धन को सफेद करते हैं लोग, उन पर निगाह बनाकर रखना, उन पर कानूनी कार्रवाई करना, आर्थिक अपराध, ठीक है। और जो संपत्ति का अटैचमेंट है, जब्ती वगैरह, ये सारे के सारे काम किए जाते हैं ईडी के द्वारा, ठीक है। ईडी को अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो ईडी इज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, नॉट अ पुलिस फोर्स। ईडी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ईडी जो है ना वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनकी जांच करती है। ईडी कोई पुलिस नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सीबीआई या पुलिस की तरीके से ये बनी हुई है। जी नहीं, ये आर्थिक गतिविधियों की जांच करने वाली एक एजेंसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आपको पता है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना, इसको केवीआईसी बोलते हैं, स्थापना 1956 में हुई थी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, आपको मालूम है वस्त्र उद्योग इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। आजादी के समय पर भी ज्यादातर लोगों को रोजगार तक पहुंचाया जा सके, इसी उद्देश्य से गांधी जी ने खादी को अपनाया था। तो खादी हमेशा से ही हमारे यहाँ पर केंद्र में रहा है। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? ग्रामीण रोजगार का सृजन करना था, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस को और इंक्रीज करना था। रिमेंबर वन थिंग, अगर हमारे गांव सशक्त हुए ना तो देश अपने आप सशक्त हो जाएगा। क्योंकि आज भी अगर हम देखेंगे तो देश की, आप ये मान लो कि लगभग 2/3 आबादी यानी 66% के आसपास आबादी गांव में निवास करती है, ठीक है। तो अगर गांव सशक्त होते हैं, गांव को रोजगार मिलता है, जो ग्रामीण इलाके हैं वो मजबूत होते हैं, तो अपने आप देश मजबूत हो जाता है, क्योंकि 2/3 हिस्सा है ये, ठीक है। अच्छा, खादी उत्पादन की अगर हम बात करें तो खादी उत्पादन, बिक्री, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, ठीक है, इनको सबको वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण करना, ये विपणन करना यानी इनके रेट्स वगैरह जो है ना उनको फिक्स कराना, ये सारा का सारा जो कार्य है ये सब खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा ही तय किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में अगर मूल जानकारी की बात करें, स्थापना 1956 में हुई है। जो कानून आया था वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 का। कानून कब आया, ये एग्जाम में बहुत आता है, या ये पूछा जाता है बार बार कि ये जो संस्था है या ये जो संगठन है ये कब बना, ये कमीशन कब बना, ये पूछा जाता है। तो 56 याद रखना, 1956, ठीक है। अच्छा,
अगर हम बात करें तो किसके अधीन है, तो ये लघु एवं मध्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है हमारी उसके अधीन है। और गांधी जी जो है ना वो खादी के प्रेरणा स्रोत हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना है क्या, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है KVIC, ये प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रूरल इंडस्ट्रीज। मैं फिर कह रहा हूं वस्त्र उद्योग जो है ना देश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं कि जो डील्स हुई हैं, FTA हुए हैं, फॉरेन जो हमारे ट्रेड डील्स हुई हैं, अगर सरल भाषा में बात करें, जैसे अमेरिका के साथ हुई, तो वहां पर भी लगातार बात इसी चीज की जा रही है कि वस्त्र उद्योग में यानी जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इनमें हमें पूरे के पूरे क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इधर जितना भी ईस्ट और दक्षिण एशिया वाला जो इलाका है, इन सभी क्षेत्रों में सबसे अच्छी डील प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो अपना गुड्स है वो यूरोपियन यूनियन को, उसके अलावा USA को बेचते हैं। तो अच्छा, इसका फायदा सबसे बड़ा तो यही है ना कि ग्रामीण इलाकों को रोजगार मिलता है, और जब रोजगार मिलता है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, जिसको हम लोग वित्तीय समावेशन बोलते हैं, जिससे कि पूरी इकोनॉमी रन करती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगला जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ONGC की स्थापना, कौन नहीं जानता इसको। ONGC इसको बोलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। मूल जानकारी की बात करें, जो फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कि इसकी स्थापना कभी 1956 में हुई। ठीक है, प्रारंभिक स्वरूप एक कमीशन के तौर पे इसको बनाया गया था, बाद में 1959 में, हम 56 में ये बना है संगठन, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। इसको लेकर जब कानून है ना वो 1959 में आएगा, 1959 में कानून पास किया जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, किसके अधीन काम करता है, तो पेट्रोलियम और जो गैस प्राकृतिक गैस मंत्रालय उसके अधीन काम करेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है ONGC का, हजारों बार पूछा गया है, तो याद रखना, देहरादून में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य क्या था, तो भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करना, उत्पादन करना, विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है कि अगले जो क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं, आप याद रखना ONGC को जब आप पढ़ते हैं तो उससे जुड़े हुए 3 ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, 1956 में एज ए कमीशन इसकी स्थापना की गई। ठीक है, 1959 में एक कानून लाया गया और इस एक्ट के तहत इसको वैधानिक यानी कानूनी जमा पहना दिया गया, कानूनी दर्जा दे दिया गया। फिर 1994 में क्या हुआ, 1994 है, याद रखना जरा, ONGC जो लिमिटेड है इसको एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर दिया गया। अब आप समझते हैं, आपको मालूम होगा चूंकि LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, तो 1991 में PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय पर LPG रिफॉर्म्स आए थे। L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसमें P जो है ना प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकारी कंपनियां जो है ना इनके शेयर बेचे जाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर जो पूंजीवाद को बेसिकली बढ़ावा दिया जाएगा। तो जब ये सुधार लाए गए भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसके बाद में जो ONGC जो पहले सरकारी कंपनी हुआ करती थी, बाद में इसको एज अ प्राइवेट प्लेयर जो था स्टैब्लिश किया गया। आज अगर हम बात करें ONGC, तो ONGC या कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में 51% हिस्सेदारी अगर प्राइवेट सेक्टर की है, तो कंपनी प्राइवेट ही कहलाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ONGC के बाद में जो अगला क्वेश्चन है UGC, जिसकी वजह से अभी इतना सारा विवाद हुआ था, सब लोग जानते हैं। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है ना, ये कानून पास किया गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 9 एक्ट जो था 1956 में आया था। याद रखना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको बोलते हैं। स्थापना 1956 में हुई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म रहता है। उसके अलावा ये वैधानिक और कानूनी निकाय है। किसके अधीन काम करता है, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन काम करेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। उद्देश्य क्या था, सबसे महत्वपूर्ण चीज, उच्च शिक्षा यानी जो हायर एजुकेशन है उसके मानक यानी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना। उसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ग्रांट्स देना। ये जो संगठन है ना UGC, ये क्या करता है, जो यूनिवर्सिटीज है उनको ग्रांट देता है, यानी पैसे देता है, और ताकि वो चीजों को ठीक तरीके से संचालित कर सके, देश में जो हायर एजुकेशन उसको मेंटेन कर पाए। उसके अलावा शिक्षा में समन्वय, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिठाना, पाठ्यक्रम तय करना, ये सारे काम इनके हैं। ठीक है, अच्छा अधिकार क्षेत्र की बात करें, विश्वविद्यालय को मान्यता देना है ना, या अनुदान देना, या उनको अनुदान देने से रोकना। अगर कोई वो काम ठीक नहीं कर पाते हैं, खरा नहीं उतरते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द करना, ये सारे काम करने की क्षमता इसमें है। तो UGC में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में। बाकी इतनी सारी डिबेट हो चुकी है, आप सब लोग जान चुके होंगे UGC क्या होता है, और चूंकि इतना ज्यादा चर्चा में रहा है तो याद रखना 1956 कितना महत्वपूर्ण ईयर बन जाता है फिर। ठीक है, UGC इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। हायर जो हमारा एजुकेशन है, उच्च शिक्षा की बात करेगा ये, याद रखना इस बात को विशेषता। UGC जो है ना, इसको एक एक्ट के तहत कानूनी दर्जा प्रोवाइड किया गया था, जो वो एक्ट था 1956 में पास किया गया था। 1956 अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
और चूंकि रिसेंटली चर्चा में रहा था, इस वजह से आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हाई है। हम आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे न जाने कितने ऐसी नदियां हैं जिन पर 2 राज्यों में या 3 राज्यों में या 3 से अधिक राज्यों में विवाद चल रहा है, ठीक है, पानी के बंटवारे को लेकर के। तो अंतरराज्यीय जो जल विवाद है, इसको लेकर एक कानून पास किया गया था 1956 में, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड्स, ठीक है। अब एक सरल चीज समझाते हैं आपको। समझने वाली बात है कि अगर एक स्टेट जो है ना दूसरे स्टेट से इस बात पर लड़ जाता है, इस बात पर दोनों स्टेट आमने सामने खड़ी हो जाती है कि जल किसके हाथ में कितना जाएगा, कौन जो है ना इसको यूटिलाइज करेगा, ज्यादा यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो इसको लेकर के जब आमने सामने 2 स्टेट्स खड़ी हो जाती हैं, तो अब दोनों हाई कोर्ट्स को तो अधिकार देंगे नहीं। याद रखना, इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको भी इस तरह के विवाद निपटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वो केवल ये देखेगा सुप्रीम कोर्ट की संविधान की जो मूल भावना है, ठीक है, जो सोल है, वो प्रभावित ना हो रही है। अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मूल जानकारी की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम जो है ना, इसका नाम है नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। संविधान का अनुच्छेद जो 262 है, इसके बेसिस पर यह कानून लाया गया था, ठीक है। कैसा कानून है, तो संसदीय अधिनियम में, यानी कानूनी जामा इसको पहनाया गया था एक तरीके से। उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया था इसको, तो अंतरराज्यीय जो नदियों का विवाद है, जो जल विवाद होता है, इसके समाधान को लेकर के राज्यों के बीच में टकराव की जो कानूनी प्रक्रिया है, इसको सुलझाना। उसके अलावा जो ट्राइब्यूनल है, इसकी व्यवस्था करना, ठीक है, जो न्यायाधिकरण होते हैं उनकी व्यवस्था करना। अब विवाद जो है ना, ये निपटाए जो जाएंगे, वो कैसे निपटाए जाएंगे, याद रखना, इस पर 2 पार्टीज हो सकती हैं, 3 पार्टीज हो सकती हैं, यानी राज्य सरकार विवाद उठाएगी, मल्टीपल भी हो सकते हैं, 2 स्टेट भी हो सकती हैं। केंद्र सरकार जो है ना, ये ट्राइब्यूनल बनाएगी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जी नहीं, एक ट्राइब्यूनल का गठन करेगी, वो जांच करेगा, ठीक है, और अंतिम निर्णय जो वो देगा ट्राइब्यूनल, वही निर्णय अंतिम और बाध्यकारी भी होगा, सब पर लागू होगा, ठीक है। अब याद रखना, कुछ ट्राइब्यूनल बने हैं क्या, हाँ बन चुके हैं, जैसे कावेरी नदी जल विवाद, कृष्णा जल विवाद, उसके अलावा गोदावरी नदी जल विवाद, नर्मदा नदी जल विवाद, ये सब ट्राइब्यूनल गठित किए जा चुके हैं। अच्छा, एग्जाम ट्रैप कहां पर है, बच्चों को उलझाते कहां पर है, जो अच्छे एग्जाम मतलब अच्छे पेपर में बैठते हैं, जहां पर डीप में पूछा जाता है या पर उनको लिखना पड़ता है, यूपीएससी वगैरह में या स्टेट पीसीएस में या अन्य एग्जाम्स में, यूपीएससी की बात कर लूं वहां पर भी, या किसी भी एग्जाम में, आरएस में या कहीं पर भी, बीपीएससी में, तो बहुत डीप क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो वहां पर ये पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रहती है, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है, तो इनकी भूमिका जो है ना, वो वही रहती है जो समानता होती है। मतलब कहीं पर भी कानून का उल्लंघन ना हो, मूल भावना से कोई भी जो का निर्णय लिया जाए, वो मूल भावना को क्षति ना पहुंचाता हो, यही इनका काम है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है विशेष इसमें, लेकिन याद रखना कहां तक अधिकार प्राप्त है कि संवैधानिक और जो कोई भी ऐसा इफेक्ट है जो संविधान पर पड़ता है, तो ये एक्टिव हो सकते हैं। ये तो इनको फिर पूरे में अधिकार प्राप्त है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं बताई गई। तो याद रखना, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जो है ना, ये क्या करेगा, इस कानून के तहत एक ट्राइब्यूनल गठित किया जाएगा, और जो ट्राइब्यूनल है वही निर्णय देगा, वही अंतिम और सर्वमान्य भी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है महिलाओं का अनैतिक व्यापार, ठीक है, निवारण अधिनियम। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं, महिलाओं का और बच्चे बड़ा वल्नरेबल सेक्शन है देश का। इन्हीं को इनकी खरीद और बिक्री शुरू हो जाती है, या कई बार अंग बेचने के लिए, या कई बार इनका शोषण करने के लिए बहुत सारी जगहों पर आप देखते होंगे। तो एक कानून पास किया गया था 1956 में, जिसको बोलते हैं महिलाओं का अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ठीक है। ये एम क्या था इसका एम था कि ये प्रिवेंट करेगा एक्सप्लॉयटेशन को, यानी रोकेगा जो शोषण होता है महिलाओं का, उसके खिलाफ एक कानून लाया गया था, ठीक है, कि इसको रोकना है, जो शोषण हो रहा है इसके खिलाफ एक कानून लाया गया। आगे बात कर लेते हैं कि जो फैक्ट्स हैं जो इसमें एग्जाम में आते हैं, कि इस कानून का क्या नाम था, तो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, ITPA इसको बोलते हैं, 1956 में पास किया गया था। क्या क्षेत्र क्या था, क्या क्या काम करना था, किसका क्या तय किया गया था इस कानून में, किन किन पर बात पर फोकस किया गया था, तो मानव तस्करी, वैश्यावृत्ति से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, इन पर लगाम लगाने की बात करी गई थी, ठीक है। ये भी संसदीय अधिनियम में, यानी कानूनी अधिनियम एक बनाया गया था, कानूनी जामा इसको पहनाया गया था। उसके अलावा क्या हुआ कि महिलाओं को, लड़कियों को तस्करी रोकना, वैश्यावृत्ति से जुड़े हुए शोषण को समाप्त करना, पीड़ितों को संरक्षण व पुनर्वास देना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर भी तो स्टेट बहुत सारे शहरों में ये देखने को मिलता ही है। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। अब सरकार या कोर्ट जो है ना, किस निर्णय पर पहुंची, उस पर ही बात कर लेते हैं। क्या अपराध है इसमें, वैश्यावृत्ति के लिए दलाली करना, उकसाना, ब्रोथल चलाना, ठीक है,
एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर केवल यही काम हो रहा होता है, ये चलाना, ये अपराध है, ठीक है, या उसमें रहने के लिए मजबूर करना या किसी की अंग बेच लेना, ये सब जो है ना विवाद का कारण रहेगा। अच्छा, एक बात याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो नीचे एक तथ्य डाला गया है कि सार्वजनिक स्थान के पास में वेश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला स्वयं वेश्यावृत्ति सीधे तौर पर करती है तो उसको सीधे अपराध नहीं माना जाएगा, यानी जबरदस्ती करवाना अपराध है, शायद यही कहना चाहता है ये अधिनियम, ठीक है। तो वेश्यावृत्ति करना सीधे तौर पर अपराध नहीं है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो शोषणकारी कार्य हैं, यानी शोषण भी हो रहा है उसके साथ साथ महिलाओं का, ये अपराध है, ठीक है। तो याद रखना, पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास कराने के लिए भी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो चलाई जा रही हैं, और इसमें तय किया गया था कि इनका पुनर्वास भी होगा। जो महिलाएं इससे निकलना चाहती हैं बाहर, तो उनको बाहर एक अच्छी लाइफ जीने का भी अधिकार प्राप्त हो, इसको लेकर एक कानून पास किया गया था, जो कि 1956 में। 1956 इतना महत्वपूर्ण ईयर है कि यहाँ पर हमारे देश को एक्चुअल में गढ़ा जा रहा था, कि इतने सारे एक्ट्स आ रहे थे, इतने सारे कानून आ रहे थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जान गए होंगे अभी तक, अभी भी पूरे क्वेश्चन हुए नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर बाकी है। अगला है क्षेत्रीय परिषद की स्थापना। रीजनल काउंसिल्स क्या होते हैं, पहले तो इसको समझ लेते हैं, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना करने का, तो समझाते हैं। इसका उद्देश्य था कि राज्यों के बीच में समन्वय बिठाना। अंतरराज्यीय जो विवाद होते हैं, दो स्टेट्स के बीच में विवाद हो जाते हैं कई बार के अक्सर कर देखने को मिलेंगे, कभी सीमाओं को लेकर, कभी बाउंड्रीज को, कभी संसाधनों को लेकर के, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक सहयोग हो सके, यानी स्टेट्स में कॉपरेशन हो सके, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो या प्रशासनिक आधार पर हो, और केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन और समन्वय हो। कई बार स्टेट और केंद्र के बीच में समन्वय बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलता है, तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई 1956 में। रीजनल काउंसिल्स जो है ना, ये प्रमोट करती हैं कॉपरेशन किसके बीच में, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि दो स्टेट्स के बीच में भी करेगा, उसके अलावा स्टेट टू सेंटर भी करेगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। एक चीज समझना क्या कि 1956 में कानून पास हुआ, 1956 में इसको बनाया गया था, और ये एडवाइजरी निकाय है, यानी ये जो सिफारिश करेगा ये जरूरी नहीं है कि मान ही ली जाए। यानी आप ये कह सकते हो कि जो निकाय है इसको भी दंतहीन बाग कहा जाएगा। ये केवल क्या कर सकता है, दहाड़ सकता है, बता सकता है, पर काट नहीं सकता, विवश नहीं कर सकता, ना स्टेट को ना फिर सेंटर को। आगे बात करते हैं, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है। अच्छा, क्या कुछ अभी भी क्षेत्रीय परिषद बनी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल बनी हुई है। क्या है, 5 क्षेत्रीय परिषद वर्तमान में मौजूद हैं। एक तो नॉर्दर्न है, एक है सदर्न, एक है पूर्वी हमारी, एक है पश्चिमी, उसके अलावा मध्य। संरचना की बात करें कि इनमें कौन कौन शामिल होता है, इस परिषद में क्या क्या होता है, सदस्य कौन से होते हैं, तो याद रखना जो अध्यक्ष होंगे वो केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, उसके अलावा जो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और राज्य मंत्री होंगे। ये सब लोग मिलकर के इस जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी संरचना को बनाते हैं, और यही लोग एडवाइस करते हैं कि सरकारें क्या करेंगी दोनों, ठीक है, सेंटर की या फिर स्टेट की, या दो स्टेट्स की सरकारें क्या करेंगी। आप देखते होंगे नॉर्थ ईस्ट में कई बार पंगा हो जाता है दो स्टेट्स के बीच में। कुछ समय पहले आपने घटना सुनी होगी कि असम और नागालैंड के में आपस में झड़प हो गई। असम के पुलिस वालों को नागालैंड के पुलिस वालों ने मार दिया, शायद मुझे आई एम नॉट रॉन्ग, तो 15 पुलिस वाले मारे गए थे आसाम के, ठीक है। तो अगर घर के अंदर बॉर्डर्स खिंच जाएंगी, गोलियां चल जाएंगी, तब तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए इसी प्रकार की जो रीजनल काउंसिल्स हैं उनकी आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, ये कितनी बार पूछा गया है, कौन सा था? नाम पूछते हैं तो नाम था अप्सरा, सब लोग जानते हैं। कब बना था? 1956 में, ठीक है। अप्सरा जो है ना, ये रिसर्च को लेकर के बनाया गया था हमारा रिएक्टर। रिसर्च पहला रिएक्टर था और इसको रिसर्च पे डाला गया था, क्योंकि इसके बाद में ही आप भी कह सकते हो कि ये जितने भी रिएक्टर्स हैं उनका मदर रिएक्टर है, आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, बाद में इसको चेंज किया गया था पावर स्टेशन में 1969 में, पर ये शुरुआत में तो एज अ रिसर्च के तौर पे ही इस्तेमाल किया गया था। तो 1956 में एग्जाम में आता है कि पहला जो परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो आंसर देना होता है अप्सरा। कब बनाया गया था इसको? तो बनाया गया था 1956 में, ठीक है। कहाँ बनाया गया था? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया गया था, बार्क में, उसके अधीन इनको बनाया गया था। अप्सरा इसका नाम रखा गया था। अच्छा, 1956 में 4 अगस्त को इसने काम करना शुरू किया था। पर्टिकुलर जो प्लेस की बात करें तो ट्राम्बे जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, वहां पर इसको बनाया गया था। क्या काम था? तो रिसर्च करेगा ये रिएक्टर, रिसर्च बेसिस के जो कार्य होंगे उस पर फोकस्ड रहेगा ये रिएक्टर। और उसके अलावा जो ईंधन जो है ना, वो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का यूज किया जाएगा इसमें। क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की? इंपॉर्टेंस समझते हैं। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है
परमाणु अनुसंधान की, याद रखना न्यूक्लियर जो रिसर्च है उसकी नींव इसी रिएक्टर ने रखी है इस देश में। चिकित्सा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में इन सब का उपयोग किया जाएगा। नेतृत्वकर्ता लीडरशिप किसकी थी, यानी किसकी देखरेख में सब कुछ किया जा रहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा। याद रखना भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा ही हैं। तो एटॉमिक एनर्जी जो है ना, इसको प्रमोट करना या इससे जुड़े हुए जो भी कार्य थे, शुरुआत इसकी जो थी वो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जो प्रोग्राम है इसका ये प्रारंभिक केंद्र रहा है। याद रखना अप्सरा जो है ना, ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिसर्च। भारत ने जो स्वदेशी न्यूक्लियर रिसर्च करी है ना, या अपने देश में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, उनमें शुरुआती बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण रोल जो था वो प्ले किया था अप्सरा ने, उसके अलावा होमी जहांगीर भाभा ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आईएफसी की स्थापना। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई 1956 में। क्या होता है ये, कैसे काम करता है, दोनों चीजों को देख लेते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। याद रखना ये आईएमएफ नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, तो फिर ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि स्थापना 1956 में। पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। जैसे कि आप जानते हैं फाइनेंस से जुड़े हुए जो बड़े बड़े संगठन है, वैश्विक संगठन, उनका मुख्यालय सामान्यतः अमेरिका में ही है, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया पर उसकी इकोनॉमी जो है ना वो रूल करती है अमेरिकन की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की सदस्य संस्था है। ये वर्ल्ड बैंक तो नहीं है पर उसके ग्रुप की है। अब क्या है, अंतरराष्ट्रीय वित्त जो संस्था है ना, इसका नेचर कैसा है, क्या काम करता है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य, बहुत ध्यान समझना, विकासशील देशों में जो निजी क्षेत्र है यानी प्राइवेट सेक्टर है, इसको वित्तीय सहायता प्रदान करना, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यापार को बढ़ावा देना और निवेश को बढ़ावा देना इनका काम है। पर किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ सरकारों को लोन देती है। जैसे पाकिस्तान जो है ना, वो आईएमएफ के पास हमेशा कटोरा लेके घूमता रहता है ना। बांग्लादेश का भी कुछ हाल ऐसा ही हो रहा है धीरे धीरे अब। तो अगर आप जाकर देखेंगे सरकारों को कर्ज कौन देगा, तो वो आईएमएफ है। ठीक है, अगर सरकारें लॉन्ग टर्म की स्कीम्स लाती हैं, वेलफेयर को लेकर के काम करती हैं, तो ऐसे में जो कर्ज है वो कौन देगा सरकारों को? तो देता है विश्व बैंक। विश्व बैंक और आईएमएफ में एक बेसिक फर्क है। बेसिक फर्क क्या है, मैं अगर आपको सरल तरीके से समझाऊं, तो जो डूबती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कर्ज मांगने कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी आईएमएफ के पास में। और जो फ्लोटिंग यानी जो तैर रही हैं, अच्छे से चल रही हैं अर्थव्यवस्थाएं, उनको अगर और विकास करना है तो वो जाएंगी विश्व बैंक के पास में। अब चूंकि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है, कोई बड़ी फर्म है, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं लोग हैं, वो अगर किसी से अगर वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जाएंगे आईएफसी के पास में। तो आई थिंक आपको बेसिक जो फैक्ट है वो पता चल गया होगा। आईएफसी आईएमएफ है, गलत है, ट्राइप है एग्जाम में। अच्छा, आईएफसी जो है ना वो सरकारों को ऋण देती है, ये भी बात गलत है। आईएफसी निजी कंपनियों और निजी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ये बात बिल्कुल सही है। स्थापना 1956 में हुई थी और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक शाखा है, ना कि वर्ल्ड बैंक है। तो इस बात का विशेष फोकस रखना इस बात पर कि ये सरकारों को ऋण नहीं देती है। किसको देती है? प्राइवेट प्लेयर्स को अपना जो ऋण है वो उपलब्ध कराएगी। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, डिटेल भी पूछा जा चुका है। तो जो बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बात को विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और हर एग्जाम में आता है, चाहे वो स्टेट का, चाहे वो कांस्टेबल से लेकर के और यूपीएससी तक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए, जो बच्चे पहले पढ़ रहे होंगे या कुछ समय से तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये बात समझ में आ रही होगी क्वेश्चन का लेवल देख करके कि हाँ उन्होंने इन क्वेश्चन को एग्जाम में देखा है, बार बार देखा है। यहाँ पर समझ लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत ही संक्षेप में डाले हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। 7वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का, ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था? जो हाई कोर्ट है इनको क्षेत्राधिकार दिया गया था यूटी में भी अपने मामलों को सुनने का। और सरल तरीके समझाता हूँ, कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछते हैं कि अंडमान निकोबार जो है ना, ये किस हाई कोर्ट के अधीन आता है? क्या अंडमान निकोबार का खुद का हाई कोर्ट है? जी नहीं। तो किसके अधीन आता है? अंडमान निकोबार देखेंगे तो केरल के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के सदर्न इलाकों के ज्यादा पास है, पर ये बात ठीक नहीं है। आज भी अंडमान निकोबार जो है ना, चूंकि यूटी है तो उसके मामले जो है ना, या उनके जो हाई कोर्ट है, उनका मुख्य जो हाई कोर्ट है वो कहां पर बना हुआ? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन है। यानी कहां अंडमान और कहां कलकत्ता, आप समझ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी जो यूटीज हैं, यानी जो यूनियन टेरिटरी है, वो किसी न किसी राज्य में जो बने हुए हाई कोर्ट है उनके अधीन अटैच कर दी गई है। तो ये अटैच करना जो है ये कहां पर आरंभ किया गया था? तो याद रखिएगा, जो ये अटैच किया जाना है ये 1956 में ही स्टार्ट किया गया था। और आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि भारत में कुल मिलाकर के 8 ऐसे न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों के मामलों को देखते हैं, एक से अधिक राज्यों के लिए काम करते हैं। ठीक है, एक से अधिक राज्यों के लिए, जिनमें से एक जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा,
जो कि लद्दाख के मामलों को भी देख रहा है। उसके अलावा जो चंडीगढ़ वाला हाई कोर्ट है वो देखता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को देखता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो केरल में देखेंगे और आंध्र प्रदेश में कई सारे मल्टीपल्स हैं, मुंबई कई को देखता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि पहली बार एक से अधिक राज्यों के लिए हाईकोर्ट को नियुक्त किया गया। मतलब एक हाईकोर्ट जो है ना वो मल्टीपल राज्यों में भी मामले देख सकता है। ये कब तय हुआ? तो 1956 में तय हुआ था। आज अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट है, तो या एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट अगर देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट है। पॉपुलेशन वाइज अगर एरिया वाइज देखें तो कई नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें गुवाहाटी बहुत सारे एरिया को हैंडल करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना। तो 1956 वो साल था जब किसी हाईकोर्ट को एक से अधिक राज्य दिए गए। ठीक है। अच्छा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्या पहला जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव है 1948 में पास हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था तय की गई। इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों की भूमिका होगी। हम कभी जब इकोनॉमी पर आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे। पर ध्यान क्या रखना है, जो दूसरी औद्योगिक नीति प्रस्ताव है 1956 में पास हुआ था। चूंकि हम 1956 में पढ़ रहे हैं तो 1956 में जो सेकंड औद्योगिक नीति यही पास की गई थी। पहली कब पास की? 1948 में। दूसरी 56 में पास की गई। चूंकि हम 56 में पढ़ रहे हैं तो हम 56 में देख लेते हैं तीनों चीजों को। और जो याद रखना, एग्जाम में भी लास्ट टाइम ही पूछा गया था कि आप ये बताइए कि आर्थिक संविधान किस औद्योगिक नीति को बोलते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण थी 56 वाली कि इसको आर्थिक संविधान का दर्जा दिया गया था। तो 1956 में जो औद्योगिक नीति पास हुई थी उसको बोलते हैं आर्थिक संविधान। ये एग्जाम में आया था। फिर क्या हुआ? 1991 में आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है। तो जो तय किया गया था 1956 में आर्थिक संविधान जिसको बोला गया था, उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया था। और जब 1991 में नई औद्योगिक नीति लाई गई तो एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे। पीवी नरसिम्हा राव जो थे उस समय पर प्रधानमंत्री थे, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ये उस समय पर वित्त मंत्री हुआ करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें एलपीजी रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी नीतियां लागू की गई थी। और यहीं से प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा अधिकार देना या उनके लिए सेक्टर्स जो थे वो ओपन कर दिए गए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि आर्थिक नीति में 1956 की आर्थिक नीति क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि इसको हम लोग आर्थिक संविधान कहते हैं। 3 बार पास हुई है, जिनमें से पहली जो थी 48 में, सेकंड 56 में और फिर तीसरी 91 में पास हुई थी 1951 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि इसी वर्ष 1956 में पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। तो पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट कब घोषित? हालांकि बाद में संविधान का चेंज होता रहा है। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान अपने आप को लिखते हैं। जब अब समझने वाली बात है कि जो कंट्री इस्लामिक है वो जमहूरिया कैसे हो सकता है? जमहूरिया का मतलब होता है डेमोक्रेसी। ठीक है। अच्छा, तो 56 में ही बना था। एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेलवे पूछ चुका है, तो मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण था ये 26 जुलाई 1956 को हुआ था, 1956 को। स्वेज नहर, स्वेज कनाल, आपको पता है भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य में एक नहर बनी हुई है जो कि बड़े पैमाने पर व्यापार को लेकर यूज की जाती है। 1956 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया। और किस देश का आधिपत्य है मुख्यतः इस नहर पर? तो इजिप्ट का है। बहुत ध्यान रखना, इजिप्ट से हमारे काफी अच्छे संबंध है भारत के। तो राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1956 में। ठीक है। राष्ट्रीयकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इनका नाम था गामेल अबेल नासिर, पूरा नाम था, जिन्होंने जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी एक बार पूछ चुका है, आई थिंक सीजीएल में आया था। तो ये लोग इसका नाम याद रख सकते हैं। आगे चलकर के जो यही घटना है, नेशनलाइजेशन की जो घटना है, ये स्वेज क्राइसिस का कारण बनी। स्वेज क्राइसिस क्या था? इसमें कौन कौन प्लेयर थे? तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल एक तरफ थे, उसके अलावा मिस्र एक तरफ था। इनमें कंफ्लिक्ट हो गया था, इस यहाँ पर विवाद था रास्ते को लेकर के। तो ये क्राइसिस स्टार्ट हुई थी। तो एग्जाम में आ चुका है कि स्वेज क्राइसिस जो थी ये इसमें कब हुई थी, इसका कारण क्या था? तो वही जो राष्ट्रीयकरण था इसका मूल कारण बना था। और एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, एक तरफ था मिस्र। और ये कानून कब पास किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1956 में 26 जुलाई को ही पास किया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। स्वेज कैनाल वैसे भी देखते हैं कि अगर आप कभी भी देखोगे स्वेज कैनाल के बारे में तो हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा व्यापारिक रूट व्यस्त रहता है ये, और बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत को अगर आप वैल्यू करना चाहते हैं, लगता है कि बेहतर है, बहुत अच्छा पढ़ाया गया या बहुत अच्छी चीजें आपको समअप करके दी गई हैं ताकि आपको केवल लर्निंग करने को रह जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको बार बार सुन सकते हैं। जब कोई काम कर रहे हैं तो इसको चला के रख दीजिए, आप अपना सुनते रहिए। इसी तरीके से डेटा बिल्ड होता है, इसी तरीके से चीजें जो है ना वो और बेहतरी की ओर बढ़ेंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने कमेंट या जो भी आप अच्छा या बुरा इस लेक्चर के बारे में समझते हो उसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं, होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय मां भारती।